अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। जी आप लोग वहाँ दाएं जो पहला रूम है वहीं पहुँचिए, मैं आपकी बेटी को लेकर वहीं आता हूँ। ठीक है शान, शान ने कहा और वो अर्पिता के पास जाकर खड़े हो उससे कहते हैं, मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है अप्पू। और वहाँ से चले आते हैं। अर्पिता सबसे वापस आने बोल वहाँ से चली जाती है। शान अर्पिता के साथ चलते हुए कहते हैं, देखो मेरे सरप्राइज से भावुक मत हो जाना, क्योंकि फिर तुम रोने लगोगी, जिससे तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें लाल हो जाएगी। फिर सब मुझे ही डांटेंगे कि मैंने तुमसे कुछ कहा क्यों कहा होगा। फिर शान, हमने इतना बोलना नहीं सिखाया, आप तो कुछ ही घंटों में क्या से क्या हो गए। अर्पिता ने हैरान होते हुए कहा। जिसे सुन शान बोले, क्या करूं, आज खुशी मन में दबी नहीं रही है, तो सोचा शब्दों के जरिए ही इसे बाहर निकाल दूं। अच्छा शान, दोनों कमरे के पास पहुंचते हैं। जिसे देख शान बोले, तुम्हारा सरप्राइज वहां उस कमरे में है, जाकर देख लो, मैं यहीं खड़े होकर तुम्हारे रिएक्शन का इंतजार करता हूँ। ठीक है, अर्पिता बोली और अंदर कमरे में चली जाती है। और जहाँ वो सामने देख हैरान हो कहती है, माँ पापा आप यहाँ। अर्पिता ने अपने माँ पापा को सामने देख भावुक हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपने माँ पापा के पास जाती है और उनके गले से लग जाती है। हमें विश्वास था आप दोनों बिल्कुल ठीक होंगे, हम कब से आपके आने का इंतजार कर रहे थे। बोलते बोलते अर्पिता हिचकी लेने लगती है, उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते हैं। वही अर्पिता के माँ पापा दोनों अर्पिता के इस रूप को देख शॉक्ड हो जाते हैं। वे एक दूसरे की ओर देख अर्पिता से प्रश्न करते हुए बोलते हैं, अर्पिता ये सब क्या हुआ है? तुमने बिन अपने माँ पापा से पूछे इतने बड़े कदम भी उठा लिया, क्यों अर्पिता? क्या हेमंत जी दया जी ने इतना भी सब्र नहीं रखा गया कि वो 2 महीने में ही तुम्हारी शादी कर दी? अर्पिता, किससे की तुम्हारी शादी? हेमंत और दया जी ने। हमें तुम्हारे जीवन साथी से मिलना है, कहाँ है वो? यहाँ साथ नहीं आया? अपने माँ पापा की बातें सुन अर्पिता सोचती है, अब हम क्या बोले माँ पापा से? सब कितना उलझ गया है, हम कैसे और क्या बोले? मौसा जी और बाकी सबको तो हमारे यहाँ माँ पापा के बारे में यही पता है कि अब हम लोग इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। हम क्या करें, कैसे सब संभाले? अर्पिता को सोच में डूबा हुआ देख उसके पिता बोले, कहाँ खो गई हो अर्पिता, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। अर्पिता कुछ नहीं कहती है। वही अर्पिता को अभी तक बाहर ना आता है देख बाहर खड़े शान अंदर चले आते हैं। अर्पिता की नजरें झुकाए खड़ा देख वो समझकर आगे बढ़ कहते हैं, अंकल, जब से ये रेल हादसा हुआ है तब से बहुत कुछ बदल चुका है। अर्पिता के बारे में हमारे परिवार के अलावा किसी को कुछ नहीं पता है। किरण मौसा जी और दाया दादी को लिए अर्पिता और आप सब के रेल हादसे में नहीं रहे। प्रशांत को देख हेमंत जी बोले, बेटे लेकिन आपने तो कहा था अर्पिता उनके साथ ही है और बहुत खुश है। आपने माँ पापा के बात सुन अर्पिता शान की और हैरत से देखने लगी। जी अंकल, मैंने कहा था, क्योंकि तब वो आपकी हेल्थ के लिए सही था। आज आप स्वस्थ है, इसीलिए तो मैंने आज का दिन चुना आपको यहाँ लाने के लिए, शान ने कहा और वो चुप हो गए। अर्पिता शान को बस हैरत से देखती ही जा रही है। वह समझ ही नहीं पा रही है कि शान उससे उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक प्रेम करते हैं। खुशी और प्रेम दोनों की अधिकता से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मेरी बच्ची कहाँ रहती थी बेटे? तुम ही बताओ मुझे, क्या सच है? और अर्पिता, तुम क्यों अपने मौसा जी और बहन के पास नहीं गई? अब बोलो, क्या बात है, चुप क्यों खड़ी हो? अर्पिता के पिता ने तेज आवाज में कहा, जिसे सुन शान बोले, अंकल, अर्पिता जब तक अपनी दोस्त श्रुति और आपके भाई यानी मेरे साथ रहती थी, उसके सबके पास न जाने की एक बड़ी वजह है, जिसका इसका स्वाभिमान। भला वो इस घर में कैसे जाती जहाँ उस मुखिया ने बिन किसी दोस्त के इसे अपने घर से जाने के लिए कह दिया। दया दादी ने इसे इसकी मासी के मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। इस पर वो रेल हादसा, उसके इसका कानपुर स्टेशन पर ट्रेन का छूट जाना और आप दोनों के साथ हादसा होना, कैसे सबका सामना करती है? कौन यकीन करता है इस पर कि इसकी ट्रेन छूट गई थी? यही सब बातें सोचते हुए इसके खुद के सबको नज़रों से दूर रखा एवं जॉब और पढ़ाई दोनों करते हुए खुद को भी संभाल लिया। अब आप लोग आ गए हैं तो सामने आने पर भी कोई परेशानी नहीं आएगी इसे। शान की बात सुन अर्पिता के पापा भावुक हो गए और बोले,
अपने मान और स्वाभिमान दोनों को बनाए रखने के लिए इतना कुछ अकेले ही सहती गई मेरी बच्ची। इसकी कैपेबिलिटी से तो मैं पहले से ही परिचित थे, लेकिन इतना ज़्यादा होगी ये नहीं पता था। बाकी सब मैं समझ गया, लेकिन शादी जैसा निर्णय क्यों लेना पड़ा अर्पिता? इन 2 महीने में ऐसा क्या हो गया अर्पिता? अर्पिता के पिता ने अर्पिता से पूछा, लेकिन अर्पिता कुछ नहीं बोली। वो बस एकटक शान की ओर देखती रही और मन ही मन बोली, शान, प्रेम का आकार कोई मूर्तिमान रूप होता है तो वह आप ही है। अगर सच में कोई परिभाषा हुई प्रेम की तो हमें बस एक ही नाम समझ आ रहा है, शान। लोग कहते हैं प्रेम का मतलब रब होता है, लेकिन हमारा हृदय सिर्फ एक ही बात कहता है, प्रेम का अर्थ है शान। अर्पिता के पिता की बात सुन अर्पिता अपना सर झुकाकर हाथ जोड़ते हुए बोली, इसका कारण भी मैं हूँ पापा जी। इन बातों को 2 दिनों में कुछ ऐसी गलतफहमियां सबको हुई, हमारे पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा। मेरी वजह से इसके मान और स्वाभिमान दोनों को ठेस पहुंची है, जिस कारण मैंने इसे मजबूर कर इससे शादी की है। इसे अपनी मर्जी से नहीं की है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। एक तरफ तुम इतनी शिद्दत से हमारी देखभाल करते हो और दूसरी ओर मेरी बेटी को मजबूर कर उससे शादी करते हो, क्यों? शान इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ये सोच अर्पिता आगे बढ़ बोली, क्योंकि हमारे बीच विश्वास और प्रेम का रिश्ता है पापा। कहकर अर्पिता खामोश हो जाती है। अर्पिता के बाबूजी ने एक क्षण उसकी माँ की ओर देखा और फिर आगे बढ़ प्रशांत के हाथ थाम लिया और एक गर्बली मुस्कान के लिए बोले, अगर इस मजबूरी के जरिए मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिले तो फिर अर्पिता से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि अब हम भी निश्चित है कि इसके किस्मत में उसे एक सच्चा और परवाह करने वाला जीवन साथी दिया है। उन्होंने अर्पिता की ओर देखा और बोले, इसे कभी निराश नहीं करना अर्पिता, ये बहुत प्रेम करता है तुमसे, इसके लिए ये सब कुछ संभाल सकता है, लेकिन सब संभालने के लिए इसका साथ देकर इसे तुम ही संभाल सकती हो। अपने पापा के मुख ये सब सुन अर्पिता गर्दन झुकाकर हाँ करती है। उसने एक बार शान की ओर देखा और अपनी पलकें झपकाकर कृतज्ञता जाहिर करती है। ये देख शान हल्का सा मुस्कुराते हैं और बोले, अब मैं निकलता हूँ, वहाँ रस्में शुरू हो गई होगी, आप लोग आराम से बैठकर बातें करिए। प्रणाम करते हुए शान वहाँ से निकल जाते हैं। अर्पिता अपने माँ पापा से बातें करने लगती है और कुछ देर बाद कहती है, माँ पापा आप लोग भी चलिए, सबसे मिल लीजिए, हमें भी रस्में में शामिल होने के लिए पहुँचना है, ताई जी हमारा इंतजार कर रही होगी। अच्छा लगा हमें ये देख कर कि तुम अपनी जिम्मेदारी समझती हो, चलो चलते हैं। लेकिन हम कैसे जाएंगे इस हाल में, क्या ठीक रहेगा? अर्पिता के पिता सोचते हुए बोले, पापा ठीक तो लग रहे हैं, अब क्या कमी है इसमें? हम मानते हैं कि अभी पूरी तरह स्वस्थ होने में समय लगेगा, लेकिन अभी आपको सबसे मिलना होगा। क्या सोचेंगे सब, आज ही दुल्हन की शादी हुई और उसके घर से शामिल होने कोई नहीं आया। बताओ भला, आप एक बार हमारे नए परिवार से तो मिल लीजिए ना, अर्पिता जोर देते हुए कहा। बात भी सही है बेटा, चलो फिर चलते हैं। कहते हुए तीनों कमरे से बाहर आते हैं। अर्पिता अपने माँ पापा को अपने नए परिवार से मिलाती है। वहीं बारातियों की आवागति करते हुए हेमंत जी की नज़र अर्पिता के माँ पापा और अर्पिता पर पड़ती है। उन्हें एक पल तो विश्वास ही नहीं होता है कि वो तीनों वहाँ है। जब उन्हें चलते फिरते देख रहे हैं तब वो तुरंत दौड़ते हुए अर्पिता के माँ पापा के पास आते हैं और उन्हें गले लगाकर कहते हैं, भाई साहब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप यहाँ कैसे? आप तो उस दिन और अर्पिता भी यहाँ, तीनों एक साथ। यहाँ देखकर यकीन नहीं हो रहा है कि यह वास्तविकता है। उनकी भी वही हालत है जैसे कुछ देर पहले अर्पिता की थी, निशब्द। शब्द अगर है भी तो उनमें भी हड़बड़ाहट है। हेमंत जी को ऐसे देख अर्पिता के पिता बोले, ये सब तो ऊपर वाले का चमत्कार है और किसी अपने की मेहनत। आप निश्चित रहिए, हम सब ठीक है, हम भी और अर्पिता भी। हम बाकी बातें आराम से बैठकर करते हैं, अभी आप कहीं मत जाइएगा। अपनी किरण की शादी है, उसके संपन्न होने के बाद आराम से बैठ के गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल आप दोनों सबसे मिलकर घर निकल जाइए, वहीं आराम करिएगा। हेमंत जी ने कहा तो दोनों बोले, जी अवश्य, लेकिन पहले सबसे मिल ले। हेमंत जी ने अर्पिता की ओर देखा और बोले, तुमसे भी तो मैं फुर्सत में बात करता हूँ। अभी तुम अपनी बहन और सहेली के पास जाओ, वह तुम्हें बहुत याद करती है। जी मौसा जी, हम जाएंगे, लेकिन पहले माँ पापा को सबसे मिला दे और फिर द्वारचार की रस्म देख ले, फिर हम इस तरफ से शादी में शामिल होंगे, अर्पिता बोली। हेमंत जी उसकी बातों का अर्थ समझ नहीं पाए और बोले, अभी इतना समय नहीं है कि तुम्हारे बातों का अर्थ पूछ सकूं।
बाद में फुर्सत से बैठकर पूछता हूँ। ठीक है, आप सभी आनंद लीजिए, मैं तनिक गेस्ट लोगों को देखता हूँ। कहते हुए हेमंत जी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अर्पिता अपने पेरेंट्स के शोभा और नृपेंद्र जी के पास ले जाती है एवं उससे उनका परिचय कराती है। प्रेम जी, सुमित, स्नेहा, श्रुति सभी से परिचय कर उसके माता पिता कुछ क्षण साथ व्यतीत करते हैं। प्रशांत जो छोटे के पास होते हैं, दोनों को काफी देर तक खड़ा देख उनके पास आए और बोले, आप दोनों थक चुके होंगे, आप मेरे साथ बाहर आइए, मैं आपको मेरे रूम पर पहुंचा देता हूं, वहां आप रेस्ट करिए। ठीक है बेटी, लेकिन आपको यहाँ कई कार्य होगा, आप यहीं रुकिए, हमें पता बता दीजिए, हम पहुंच जाएंगे। अर्पिता के माँ पापा ने कहा तो शान बोले, जी आपके लिए मैं कब बुलवा लेता हूँ, जी मैं आपके लिए कैब बुलवा देता हूँ। जब तक कैब आएगी तब तक आप यहीं कुर्सी पर बैठिए, ठीक है। जी ठीक है बेटे, हमें पता है कि तुम हमें अकेले नहीं जाने दोगे। दोनों ने कहा तो शान बस मुस्कुरा दिया और बोले, कैसे जाने दूँ, आपकी बेटी मेरे परिवार का ध्यान रखती है तो फिर मुझे भी उसके परिवार का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं, बोलिए। तर्क भी खूब देते हो। दोनों ने कहा तो शान ने कुर्सी उठाकर वहीं रख दी और उन्हें बैठाकर वहां से चले जाते हैं। अर्पिता प्रशांत को देख मुस्कुराते हुए कहती है, कभी जताया नहीं, कभी बताया नहीं, बस रिश्तों को कैसे संभाला जाता है ये करके दिखाया है आपने। आप सबसे अलग है शान, जितना हम आपको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, हमें हर बार कुछ नया ही देखने को मिलता है। पर हम चारों ओर देखते हैं, जब प्रशांत, प्रेम और अर्पिता आसपास नहीं दिखते हैं तो प्रशांत को कॉल लगाते हैं और कहते हैं, भाई आप और भाभी दोनों यहाँ आओ मेरे पास। प्रेम भाई तो अभी व्यस्त है, तो आप दोनों ही मेरे पास आओ, मुझे कुछ बात करनी है। आते हैं छोटे, कहते हुए प्रशांत ने फोन रखा और अर्पिता को संदेश भेजते हैं, छोटे बुला रहा है अपनी छोटी भाभी को। अर्पिता ने संदेश देखा, आते हैं रिप्लाई कर मुस्कुराई एवं श्रुति से कहा, परम के पास चली जाती है। अर्पिता और प्रशांत दोनों ही परम के पास पहुंचते हैं। क्या हुआ छोटे, क्या कहना है, प्रशांत ने पूछा। कहना तो इतना सा है कि आप दोनों कहाँ सब लोगों में घूम रहे हैं। क्या पूरी शादी यूं ही निकलेगी, कोई संगीत नहीं, कोई धमाल नहीं, बताओ। बात तो सही है आपकी, और हमें नहीं लगता कि आरव भाई के रहते हुए ये शादी यूं ही निकलने वाली है। लेकिन फिर भी आप परेशान हो, हम कुछ करते हैं, हम नहीं नृत्य कर सकते हैं तो क्या हुआ, बाकी सबसे करा ही सकते हैं। आपको करना है तो आप बता दीजिएगा, ठीक है, अर्पिता ने कहा और वहां से श्रुति के पास गई और उससे दोनों पक्षों की कंपटीशन रखने को बोली। उसके विचार से सहमत हो श्रुति बोली, अच्छा है, बहुत मजा आएगा, लेकिन ये सब बरमाला होने के बाद ठीक रहेगा। ठीक है, अर्पिता ने कहा। तभी वहाँ सात्विक आ जाता है, जो अर्पिता को देख शॉक्ड हो तेज आवाज में कहता है, ये तुमने क्यों किया, मेरा मतलब कब किया, और मुझे बताया भी नहीं। अर्पिता, बहुत गलत किया तुमने, दोस्तों को भी नहीं बताया। अर्पिता बोली, सॉरी सात्विक, सब बहुत जल्दी में हुआ है, हम आपको नहीं बता पाए, इसके लिए सॉरी। तुम अभी शादी एंजॉय करो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। सात्विक ने कहा तो श्रुति उसे अपने साथ अपने भाइयों से मिलवाने ले जाती है। अर्पिता शोभा के पास गई और उससे बोली, ताई जी हम कब किरण के पास जाएं? इस समय तो बहुत अकेला महसूस कर रही होगी। ठीक है, तुम तो अब दोनों पक्षों से हो, संतुलन बनाना पड़ेगा, तुम जाओ अब उनके साथ ही रहना, ठीक है, शोभा ने कहा। अर्पिता हल्का सा मुस्कुरा दी और किरण के पास चली जाती है। किरण एक कमरे में तैयार होकर खामोश बैठी है। अर्पिता उसके पास जाकर कहती है, बहुत सुंदर लग रही हो किरण, किसी की नजर ना लगे, लाओ हम भी नजर उतार देते हैं। आवाज सुनकर किरण ने हैरत से पीछे देखा तो सामने अर्पिता को देख वह बेड से खड़ी हो जाती है। अर्पिता, तुम यहाँ मेरे सामने, ये सपना है या हकीकत यार, तुम यहाँ सच में हो या सिर्फ मुझे दिख रही हो? किरण चकित होते हुए बोली। उसकी बात सुन अर्पिता बोली, हम ही है किरण, हकीकत है, ये सपना नहीं। कहते हुए वो आगे बढ़ किरण को गले लगा जाती है। 2 महीने इस अंतराल के बाद यूं एक दूसरे के गले लगाने पर दोनों ही भावुक हो जाती है और लाख रोकने पर भी आंखों से आंसू झलक ही जाते हैं। किरण धीरे धीरे बोली, तुम कहाँ थी अर्पिता, अब आई हो तुम, पता है मैं कितना अकेलापन महसूस कर रही थी। मेरी दोनों सहेली, मेरी माँ और तुम दोनों मेरे साथ नहीं थी। हर एक फंक्शन मेरा सुना सुना रहा और तुम अब आई हो। और मौसी जी दोनों कैसे हैं, और तुम ये क्या पहने हो, और तुमने मेरे बिन शादी भी कर ली, कब, किससे, कैसे, अब कुछ बोलो भी, यूं चुप काहे खड़ी हो? अर्पिता मुस्कुराते हुए उसके आंसू पोंछते हुए बोली, सब बता देंगे, अब से हमें एक साथ ही रहना है, अभी के लिए तुम ये आंसू पोंछो और अपना टचअप कराओ, ऐसे बाहर जाओगी तुम?
ठीक है, अब तुम आ गई हो तो तुम ही कर दो। और मुझे एक बात बताओ, तुमने शादी किससे? प्रेम तो तुम प्रशांत भाई से करती हो, और उस और उनकी तो अभी शादी हुई नहीं, फिर तुमने किसी और से विवाह कैसे कर लिया? और इतनी खुश भी लग रही हो। तुम ठीक तो हो अर्पिता? किरण ने चिंतित होते हुए पूछा। तो अर्पिता बोली, जो होना था वो हो गया। हम तो आज भी उनसे ही प्रेम करते और हमेशा करेंगे। और हम खुश इसलिए हैं कि तुम अब से हमारी देवरानी बन जाओगी। कितना मजा आएगा ना, दोनों बहनें हमेशा साथ साथ। अर्पिता की बात सुन किरण खुशी से दोबारा अर्पिता के गले लग बोली, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, लेकिन अब तुम बस अपना टचअप करा लो। बाहर सारी तैयारियां हो रखी है, तुम्हें किसी समय बुला लेंगे। तो अब नो रोना धोना, ओनली हैप्पीनेस। अर्पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे देख किरण भी मुस्कुराने लगती है। दोनों बहनें वही बैठकर बातें करते अपना श्रृंगार दोबारा कर लेती है। कुछ ही देर में बाहर रिश्तेदारों से मिलकर जब दयाजी दुल्हन के कमरे में आती है तो अर्पिता को तुरंत ही घूंघट डालकर वहां से निकल जाती है। किरण को उसका यूं इस तरह जाना थोड़ा अजब लगता है। वही बाहर शान अर्पिता को बाहर न देख उससे चारों ओर देखते हैं। श्रुति स्नेहा छाया के साथ खड़ी चित्रा को पीछे से देख उसके पास चले जाते हैं, लेकिन कुछ कदमों की दूरी रह जाने पर वहां से मुड़कर अन्य तरफ चले जाते हैं। अर्पिता वही खड़े हो दयाजी के जाने का इंतजार करती है, लेकिन समय ज्यादा होने पर वह वापस शोभा के पास जाकर खड़ी हो जाती है और मन ही मन सोचती है, खुशी के अवसर पर हम अभी आपके सामने आकर आपके मन को कड़वाहट का भाव नहीं देना चाहते दादी माँ। अर्पिता के माँ पापा और कमरे के चाबी दे शान उन्हें कैब में बिठाकर चले आते हैं। कुछ ही देर बाद बरमाला के लिए किरण को बुला लिया जाता है। परम और किरण दोनों ही मंच के ऊपर पहुंच बरमाला रस्म करते हैं। सभी बड़े जन नवजोड़े को आशीर्वाद देने लगते हैं। परम की खुशी के लिए अर्पिता के प्लान अनुसार श्रुति चित्रा आरब से कम्पीट करते हैं एवं हंसी खुशी के माहौल के साथ ये रस्म पूरी होती है। श्रुति से कम्पीट करते हुए आरब की नज़र चित्रा पर जाकर रुक जाती है, जो डांस करते हुए बीच बीच में अपने आंसुओं को पोंछती जाती है। उसे देख आरब मन ही मन सोचता है, इतने खुशी के मौके पर इनकी आंखों में आंसू, कोई ना कोई बात अवश्य होगी। परम किरण दोनों ही एक प्यारा सा कपल डांस करते हैं। अर्पिता, शोभा, प्रशांत, प्रेम, स्नेहा, सुमित सभी खड़े हो तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। नृत्य उल्लास के बाद सभी खाने का लुत्फ उठाते हैं एवं उसके बाद एक के बाद एक रस्म सिलसिला शुरू हो जाता है। प्रेम जी वीडियो कॉल के जरिए राधिका को एक के बाद एक सारी रस्में दिखाते हैं। सुबह तक सारी रस्म के साथ विवाह संपन्न हो जाता है। अर्पिता शान के साथ शोभा जी से कह एक बार फिर अपने मौसा जी और आरब से मिलती है एवं उससे बातचीत कर मिलकर बाहर चली आती है, जहाँ उसके माँ पापा शोभा जी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। प्रेम जी ने शोभा के कहने पर 2 विदाई के लिए गाड़ियां बुलवाई है, जहाँ किरण की विदाई के बाद प्रेम को परम किरण के साथ जाने को कहती है और खुद अर्पिता और शान को दूसरी गाड़ी निकलवाती है। स्नेहा, सुमित, चित्रा, आर्या, त्रिषा और छाया सभी वहां से एक ही गाड़ी में निकल आते हैं। शान, अर्पिता और प्रशांत तीनों को आने वाले तूफान के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि शीला के स्वभाव से सभी परिचित जो है। कुछ घंटों में ड्राइव के बाद सभी वांदा में पहुंच जाते हैं। अर्पिता मन ही मन सोच रही है, न जाने माँ कैसे रिएक्ट करे। ठाकुर जी, इतना कृपा करना, उन्हें जो कहना है वो गेस्ट के सामने ना कहे। सबके जाने के बाद जो भी कहना है वो कह ले, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सब लोग सामने ताई जी का सम्मान पर आँच आएगी। हमारे कारण ऐसा नहीं होना चाहिए। सोचते हुए उसकी आंखें झलक आती है, जिसे देख शान बोले, जो होगा हम मिलकर सामना करेंगे अर्पिता। माँ थोड़ा सा गुस्सा करेगी, लेकिन जल्दी हम मिलकर ठीक कर लेंगे। अर्पिता, तुम परेशान मत हो। अब इतना बड़ा फैसला लिया है तो शीला को उसे अपनाने में भी समय लगेगा और मुझ पर भरोसा है। अपनी अच्छाई से तुम जल्दी उसका मन और विश्वास दोनों जीत लोगी, शोभा जी ने कहा तो अर्पिता आंसुओं के साथ ही हल्का सा मुस्कुरा देती है। दोनों गाड़ियां घर के मुख्य दरवाजा पर रुकती है। शोभा दोनों से कहती है, मुझे जाकर पहले शीला से बात करनी होगी, तुम दोनों ही रुकना, ठीक है? जी ताई जी, दोनों ने कहा तो शोभा गाड़ी से उतरकर अंदर शीला जी के पास चली आती है। वहीं अर्पिता को उदास परेशान देख शान अर्पिता के मूड ठीक करने के लिए कहते हैं, अप्पू एक बात बताओ, क्या दोपहर से तुम सच में मेरी डैड से पिटाई कर देती?
अर्पिता शान की ओर देखते हुए बोली, आपको लगता है हम ऐसा कर पाते? वो तो आपको सबक देने के लिए बस छोटा सा अभिनय किया था हमने शान। भला हम आपको कैसे दर्द दे सकते हैं शान? आपके पास तो हमारे हर दर्द की दवा है। शान मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा इतनी तारीफ, फिर बताओ तुम्हारे इश्क की हद कितनी है? अर्पिता शायराना अंदाज में बोली, हमारे इश्क की हद न पूछिए शान, हमारा इश्क भी हमारी रूह की तरह आपको ही समर्पित है। अर्पिता के अंदाज देख शान बोले, हाय इतनी चाहत, कहीं मैं खुशी से मर ना जाऊं अप्पू। शान की बात सुन अर्पिता बोली, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है शान, इतनी जल्दी पीछा तो नहीं छोड़ूंगी आपका। अर्पिता की बात सुन शान उसके पास आए एवं उसके कानों के पास जाकर बोले, पीछा छुड़ाना चाहता भी कौन है अप्पू? शान की इस हरकत से अर्पिता का हृदय की धड़कनें सर पर तेड़ दौड़ने लगी। शान, मेरे घर और मेरे जीवन में तुम्हारा स्वागत है अर्पिता। अर्पिता हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, हम गीत तुम आवाज, हम सरगम तुम साज, हम दीपक तुम ज्योति, हम सीपी तुम मोती, कुछ ऐसा ही तो रिश्ता है हमारा शान, एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं। ये तो सही कहा तुमने अप्पू। खैर अब तुम यहीं बैठो, मैं जरा छोटे के पास जाकर देखता हूँ उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं, शान ने कहा। उसकी बात सुन अर्पिता मुस्कुराई और हाँ में हल्की सी गर्दन हिला दी। शान वहां से निकलकर परम के पास चले गए। वहीं दूसरे ओर शोभा और शीला के पास गई, जो अपने कमरे में कबर्ड से बिखरे कपड़े जमा रही थी। शीला जी को देख शोभा जी उसके गहरी सांस ली और दरवाजा बंद कर उसके पास पहुंची। पूछा, क्या कर रही हो शीला? शीला ने बिन उनकी ओर देखे कहा, कुछ विशेष नहीं जीजी, बस बिखरे हुए कपड़े रख रही थी। शोभा, वो सब आराम से रखती रहना, लेकिन अभी के लिए मेरे साथ चलो, घर में नई बहू का स्वागत करो। शीला, जीजी उसके लिए आप है ना, मुझे क्या जरूरत है? आपके साथ चलकर खड़ा ही हो तो होना है, आप चलिए मैं आती हूँ। शीला की बात सुन शोभा नरमी से बोली, शीला चलकर बड़ी बहू का स्वागत करो, मैं छोटी का करती हूँ। जीजी मैं कुछ समझी नहीं, शीला ने कहा। सुन शोभा बोली, मैं जानती हूँ शीला, मेरी बात सुनकर तुम्हें हैरानी होगी, लेकिन जो हुआ वही उचित है, इसी में सब खुश रहेंगे और सब ठीक भी होगा। शीला अपने बेटे को के पत्नी का गृह प्रवेश करा, वो बाहर खड़ी है, मैं बैठकर इंतजार कर रही हूँ। वो बाहर गाड़ी में बैठकर इंतजार कर रही है। शोभा की बात सुन शीला सॉफ्ट होते हुए बोली, मेरे बेटे की पत्नी, किससे कर ली उसने शादी, वो भी बिना मेरी मर्जी से? जीजी आप मजाक तो नहीं कर रही है मेरे साथ? शीला ने लड़खड़ाती जुबान से पूछा, जिसे सुनकर शोभा बोली, शीला अभी प्रश्न करने का समय नहीं है, अभी समझदारी दिखाने का समय है। घर की बातें हम सब घर में सुलझा लेंगे, लेकिन अब सभी रिश्तेदारों के जाने के बाद। वैसे भी अचानक हुई शादी से सभी कुछ न कुछ घुसर फुसर करने लगे ही हैं। ऐसे में तुम भी स्वागत के लिए नहीं गई तो सबकी बहुत फैजियत होगी। तुमसे विनती है मेरी, बिना कुछ तमाशा किए मेरे साथ चलो। नहीं जीजी, जरूर वही लड़की होगी जो मुझे रत्ती भर नहीं सूझती। मुझसे ये दिखावा नहीं होगा और न ही मैं उसे स्वीकार कर सकती हूँ। शीला ने एक कदम आगे सख्ती से कहा। शीला के गुस्से को देख शोभा बोली, ठीक है शीला, तुम अपनी बहू का स्वागत नहीं करना चाहती हो, बात नहीं, कम से कम किरण का ही कर लो, उसे तो तुमसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ना करने की कोई वजह तो नहीं है तुम्हारे पास। चलो शीला, देर हो रही है और ज्यादा देर होगी तो सभी कुछ न कुछ फुसफुसाने लग जाएंगे, शोभा ने कहा और दरवाजा खोलकर वहां से बाहर चली आती है। ये लड़की कितनी चतुर निकली। ठाकुर जी, मैंने मना कर दिया था तो सीधे मेरे बेटे को ही फंसाकर उससे शादी कर ली। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ किसी का स्वागत करने, लेकिन जीजी ने कहा है तो फिर जाना पड़ेगा। अभी सब लोग हैं, गृह प्रवेश के बाद सभी निकल जाएंगे, मैं तब देखती हूँ। इन दोनों को बड़बड़ाते हुए शीला भी वहां से बाहर चली आती है। त्रिशा प्रशांत को छोटे के पास देख दौड़कर उसके पास चली आती है। वहीं चित्रा वहां से बगीचे में चली जाती है। प्रेम जी अपनी राधु के पास जाकर हलचल लेते हैं। शोभा और शीला दोनों बहुओं को स्वागत के लिए चली आती है। रिवाज के अनुसार दोनों ही चेहरे पर घूंघट निकाले खड़ी हो जाती है। शीला अर्पिता को साड़ी देखती है तो उसे चित्रा समझ मन ही मन कहती है, एक बच्चे की माँ चलेगी मुझे, लेकिन बच्चलन लड़की नहीं। ये प्रशांत ने समझदारी का कार्य किया है। खुश होकर वह शोभा से कहती है, जीजी अपनी बहू का स्वागत तो मैं ही करूंगी। उसके चेहरे पर प्रसन्नता देख शोभा बोली, अच्छा लगा ये देखकर, कम तुमने इस शादी को स्वीकार तो किया।
तुम ही कराओ गृह प्रवेश, कहते हुए शोभा मुस्कुराती हुए परम के सामने आ खड़ी हो जाती है। एक एक रस्में करने के बाद शोभा और शीला दोनों एक गृह प्रवेश कराते हैं। गृह प्रवेश के बाद सभी गेस्ट धीरे धीरे अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। चूंकि इस विवाह के सभी गेस्ट शामिल हो चुके थे, सो रिसेप्शन का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाता है। शीला के चेहरे पर मुस्कुराहट देख राधिका, शोभा, कमला, प्रशांत, अर्पिता सभी हैरान होते हैं। वह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये इतनी खुश कैसे रह सकती है, जबकि इनका स्वभाव तो ऐसा ही नहीं है। सबके जाने के बाद शीला अर्पिता से बोली, चित्रा तुम बैठे बैठे थक गई होगी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ देती हूँ। चित्रा नाम सुनकर ही अर्पिता, शान और शोभा सभी का हृदय एक पल से जोर से धड़कता है। वहीं राधु, प्रेम एक दूसरे को देखते हैं और तो परम शान की ओर देखते हैं, जिनके चेहरे पर हैरानी के भाव है। शीला के तुम क्या कह रही हो? ये चित्रा नहीं है, ये अर्पिता है, प्रशांत की पत्नी, शोभा ने कहा। तो शीला शॉक्ड हो बोली, ये आप क्या कह रही है जीजी? ये कपड़े तो चित्रे पहने ही थी ना। अब घर में महाभारत होना तय है। राधु तुम कमरे में चलो, इस समय ये सब देखना सुनना हमारी प्रिंसेस के लिए ठीक नहीं है। प्रेम जी राधिका को बोले और उसे कमरे में ले जाते हैं। वहीं प्रशांत के पास से कमला त्रिशा को वहां से ले जाती है। स्नेहा आर्या को लेकर पहले ही कमरे में चली जाती है। वहीं बाहर बगीचे में बैठी हुई चित्रा मन शांत होने पर बाहर से अंदर चली आती है। चित्रा को बाहर से आता देख शीला का गुस्सा फूट पड़ता है और प्रशांत से कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुमने बिना परिवार वाले का मर्जी से शादी भी कर ली। शोभा चित्रा को देख उससे अपने पास आने को कहती है। चित्रा सोचते हुए पास आती है। शोभा उससे कहती है, किरण को उसके कमरे में ले जाओ, नई बहू का पहला दिन है इस घर में और इस पर यह तमाशा हो रहा है। वह क्या सोच रही होगी, कैसा पढ़ा लिखा परिवार है ये। जी आंटी जी, मैं समझ गई, चित्रा ने कहा और किरण के पास जाकर उससे बोली, लगातार रस्में करते करते तुम भी थक चुकी होगी, चलो तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लो। किरण उठी और चित्रा के साथ बेमन से चली जाती है। उसके मन में अर्पिता को लेकर चिंता बढ़ रही है। किरण के जाने के बाद शोभा बोली, छोटी, प्रशांत ने बिन परिवार की मर्जी से कुछ नहीं किया है। तुम छोड़कर इस विवाह से किसी को कोई समस्या नहीं है। सबके लिए बच्चों की खुशी पहले है, बाकी सब बाद में है। जीजी आप तो चुप ही रहो, आपसे बोला था ना मैंने, मुझे ये लड़की अपने बेटे के लिए नहीं चाहिए। मुझे चित्रा स्वीकार है लेकिन ये लड़की नहीं, शीला ने क्रुद्ध होकर कहा, जिसे सुन शोभा बोली, शीला तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आज का समय बच्चों पर अपनी मर्जी थोपने का नहीं है, बल्कि अपने और बच्चों दोनों का इच्छाओं के संतुलन बनाए रख चलने का है। नहीं तो तुम आए दिन अखबारों में अड़ोस पड़ोस नाते रिश्तेदारों से कितने घटनाओं सुनती रहती है। बच्चे छोड़कर चले गए, वापस लौटकर नहीं आए। बेटे ने पत्नी घर दोनों छोड़ किसी और से विवाह कर अपना संसार अलग बना लिया। कभी कभी तो आत्महत्या का भी कोई किस्से सुनने में आते हैं। क्यों आते हैं ये शीला? इस बात को समझो और बच्चों की खुशी में खुश रहना सीखो। शोभा की बात सुन शीला बोली, जीजी आपकी बात सही है, लेकिन आप भी तो समझिए, मैं अभी एक माँ हूँ। यूं ही जानबूझकर अपने बेटे को खुद को गोद दे गुड्डे से कैसे गिरने दूं? खोदे गड्ढे में कैसे गिरने दूं? ना जीजी, मुझे ये शादी स्वीकार नहीं है। ये लड़की मेरे लिए भी नहीं है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। बस कहते हुए अपने कमरे में चली जाती है। शीला की बात सुन अर्पिता और शांत दोनों की आंखें नम हो जाती है। शोभा अर्पिता के पास आती है और उसके सर पर हाथ रख कहती है, अर्पिता धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बस अब तुम अपनी और उसका मन जीतने की प्रयास करती रहना। बाकी यहाँ से तुम अब कहीं नहीं जाओगी, ठीक है? और शान की ओर देखती है तो शान आगे बढ़ अर्पिता से कहते, अर्पिता चलो कुछ देर रेस्ट कर लो, अभी भी कुछ रस्में बाकी है जो शाम को होगी। ठीक है शान, अर्पिता ने इतनी धीमी स्वर में कहा जिससे पास खड़े शान ही सुन पाते हैं। शान अर्पिता को लेकर ऊपर उसके कमरे में छोड़ते जाते समय फुसफुसाते हुए कहते हैं, आज तो तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ, लेकिन कल कुलदेवी का पूजा के बाद हम हमारे कमरे में रहेंगे। अर्पिता कुछ नहीं कहती, बस हल्का सा शर्मा जाती है। शान उसे वही कमरे में छोड़कर नीचे अपने कमरे में चले आते हैं। वहीं अपने कमरे में मौजूद शीला बेचैनी से सोचते हुए इधर से उधर टहल रही है। माँ है तो बच्चे का फिक्र रहना स्वाभाविक है। शीला दिल की बुरी नहीं है, बस स्वभाव और सोच थोड़ी अलग है उनकी। वह कुछ सोचती है और निर्णय करते हुए अर्पिता के कमरे की ओर बढ़ती है।
थकान के कारण सभी अपने अपने कमरे में रेस्ट कर रहे हैं। हॉल में कोई नहीं है। ये जान शीला कमरे से बाहर निकलती है और अर्पिता के कमरे की ओर बढ़ जाती है। दरवाजा खुला ही होता है तो शीला अंदर जाकर दरवाजा बंद करती है। दरवाजे के आवाज सुन अर्पिता पीछे मुड़कर देखती है तो शीला को देख बेड से झट से खड़ी हो जाती है। शीला अर्पिता से बोली, नीचे मैं तुमसे ज्यादा कुछ कह नहीं पाई क्योंकि नीचे घर के सभी ज्येष्ठ मौजूद थे। अब मैं तुमसे सीधी और स्पष्ट बात करती हूँ। अर्पिता, एक बार अगर किसी की छवि बिगड़ गई तो उसे लाख प्रयत्न करने पर भी किसी भी वैसी ही बनाना संभव नहीं है। उससे कोई ना कोई कमी अवश्य रह जाती है। इसी तरह मैं तुम्हारे इस रिश्ते को भी स्वीकार नहीं कर सकती। अर्पिता सौम्य स्वर में बोली, हम ऐसा क्या करें माँ जिससे आपके मन के घुली कड़वाहट को मिठास में बदल सके। शीला, मेरे बेटे के जीवन से चली जाओ। अर्पिता, ये संभव नहीं है माँ। उन्होंने वचन लिया है, हमने अपना वचन तोड़ नहीं सकते। शीला आगे बढ़ी और बोली, तुम अपना वचन नहीं तोड़ सकती हो तो एक वचन मुझे भी दो अर्पिता। शीला की बात सुन अर्पिता बोली, इनके जीवन से जाने के अलावा जो भी वचन आप लेना चाहती हो आप ले सकती हो। ठीक है, शीला ने कहा और मन ही मन सोचने लगती है। एक स्त्री का रूप एक पुरुष मन में दबी भावनाओं को जगाने के महत्वपूर्ण योगदान देता है। चूंकि विवाह तो हो चुका है एवं मैं चाहकर भी अब इस बात को इनकार नहीं कर सकती कि तुम इस परिवार के बहू या प्रशांत की पत्नी हो, लेकिन क्या तुम इसके लायक हो, ये बात मुझे पता करनी है। इसलिए मैं एक वचन लेकर तुम दोनों के रिश्ते की सच्चाई और गहराई दोनों समझ पाऊंगी। अर्पिता, ठीक है, फिर मुझे यह वचन दो कि जब तक मैं तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार न कर लूं, तब तक तुम विवाहिता होकर अविवाहिता का जीवन व्यतीत करोगी एवं तुम्हारे द्वारा दिया गया ये वचन टूटने पर तुम इस पल यहाँ से चली जाओगी, फिर कभी वापस नहीं आओगी। शीला की बातें सुन अर्पिता बोली, माँ, इन वचन के जरिए आप हमारे रिश्ते की गहराई और सच्चाई पता करना चाहती है। ठीक है, हमने आपको वचन दिया, जब तक आप हमें स्वीकार नहीं करोगी, जैसा आपने कहा वैसा ही जीवन जिएंगे। आप माँ है हमारी, तो आप हमारा बुरा सोच ही नहीं सकती। अर्पिता की बात तो सुन शीला एक पल को हैरान हो गई और सोची, ये मेरे मन की बात कैसे पता चल गई। वो आगे बोली, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना कि हमारे मध्य हुई बातचीत का जिक्र भी किसी के सामने ना हो, किसी के भी नहीं। उम्मीद है तुम ये कर पाओगी। अर्पिता, शीला ने कहा। इसे सुन अर्पिता बोली, आप निश्चित रहिए माँ, हम कर लेंगे। ठीक है, कहते हुए शीला कमरे से बाहर चली जाती है। वही अर्पिता ये सोच में मुस्कुराते लगती है, चलो कम से कम माँ ने हमें एक मौका तो दिया, हमसे अच्छे से बात तो की, बाकी हम उनकी गलतफहमी दूर कर हमारे रिश्ते को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। मुस्कुराते हुए अर्पिता ठाकुर जी का धन्यवाद करती है एवं कबर्ड से चेंज करने के लिए कपड़े दिखती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होती। कुछ याद कर वो मन ही मन कहती है, ठाकुर जी, एक यही तो साड़ी हमारे पास पहनने को, बाकी सब तो सूट ही है। अब हम क्या पहने, कल तो कुलदेवी का पूजा भी है। अब यूं ही बार बार बाहर निकलना भी नहीं समझ आता है। शाम होने वाली है, अब हम करें तो क्या करें। वो सोच में पड़ जाती है। वो कुछ सोचकर वो शान को फोन लगाती है। अर्पिता का फोन है। देख उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है एवं वो फोन उठाकर कहते हैं, क्या बात है, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ अलग हुए हमारी इतनी याद आई कि फोन घुमा दिया। शान की बात सुन अर्पिता बोली, याद बात कुछ नहीं आई है शान, अभी एक प्रॉब्लम है शान, आप प्लीज ताई जी के ऊपर भेज दीजिए, हमें उनसे कुछ कहना है। क्या हुआ अर्पिता, सब ठीक है ना, शान ने पूछा। शान की आवाज में फिक्र महसूस कर अर्पिता बोली, सब ठीक है शान, समस्या ये है हमारे पास पहनने के लिए साड़ियाँ और बाकी कपड़े नहीं है। पहले सूट कुर्ती फ्रॉक वगैरह चल जाता था, लेकिन अब रिश्ते बदल चुके हैं शान, तो अब नहीं चलेगा ना। अर्पिता की बात सुन शान बोले, बस इतनी सी बात, चलो अभी शॉपिंग कराते हैं। अब तो मैं करा भी सकता हूँ, हक है मेरा। ओहो शान, हम जा भी तो नहीं सकते बाहर, आप ताई जी को भेजिए ना, वो कोई रास्ता निकाल लेगी। अर्पिता ने कहा, ठीक है, भेजता हूँ। क्या उन्हीं का फोन दे देता हूँ, तुम खुद ही बता देना। वह वेट अ मिनट अपू। ठीक है, अर्पिता ने कहा। वही शान अपने कमरे से निकलकर बाहर शोभा के कमरे में जाते और दरवाजा नॉक कर अंदर चले जाते हैं। उसके बाद की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे आटू मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी
मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।